आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। सारणिक। सारणिक मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। तो मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज से हम सारणिक के बारे में जानकारी देंगे कि सारणिक होता क्या है। तो सबसे पहले हम सारणिक की परिभाषा पर चले। या सारणिक की परिभाषा से पहले मैं ये बताऊं कि इस सारणिक की उत्पत्ति कैसे हुई। जब समीकरणों को हल किया जाता है और समीकरणों को हल करते हुए इस विषय पर गणितज्ञों का ध्यान केंद्रित हुआ कि हर समीकरण को जब हल करते हैं तो एक अद्वितीय संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। तथा हमने ये भी देखा कि समीकरणों को हल करते समय जितनी चरराशियां होती हैं उतने ही समीकरण अगर हैं तो समीकरण को हल करना आसान होता है। तो वहां से ये सारणिक की परिपाटी निकल के आई। सारणिक की परिभाषा है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स एक संगत एक अद्वितीय संख्यात्मक मान उस वर्ग मैट्रिक्स के संगत सारणिक को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य ये कि मैट्रिक्स में हम ये देखा करते थे कि किसी भी क्रम का मैट्रिक्स हो सकता था, लेकिन सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या सदैव क्या होगी? समान। क्योंकि हम वर्ग मैट्रिक्स के संगत एक संख्यात्मक मान पर विचार कर रहे हैं। तो वर्ग मैट्रिक्स के संगत एक संख्यात्मक मान जो व्यक्त होगा उसे सारणिक कहते हैं। तो उसी परिभाषा को हमने यहां पर लिया है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स एक के संगत एक अद्वितीय संख्यात्मक मान उस वर्ग मैट्रिक्स के संगत सारणिक कहलाता है, जिसे प्राय इस प्रकार से या जो सारणी की अंग्रेजी है डिटरमिनेंट ए से व्यक्त करते हैं। यहां पर मैं इस परिभाषा को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए 2 गुणा 2 क्रम की कोई वर्ग मैट्रिक्स है। पहली पंक्ति में अवयव लिखे हुए हैं 1 2, दूसरी पंक्ति में अवयव लिखे हुए हैं 3 4, या पहले स्तंभ में अवयव लिखे हुए हैं 1 3 और दूसरे स्तंभ में अवयव लिखे हुए हैं 2 4। तो इसके संगत सारणिक क्या होगा? तो सबसे पहले हमें जो भी वर्ग मैट्रिक्स होगी उसके संगत सारणिक को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे खोलना है। तो यहाँ पे मैंने 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स ली है। वर्ग मैट्रिक्स ए के संगत सारणिक को लिखने का तरीका होगा ये। तो जो मैट्रिक्स में हमने कहा था कि बड़े ब्रैकेट के अंदर अवयवों को व्यक्त कर दिया जाता है, कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे ही यहां भी कॉमा का प्रयोग तो नहीं करना है। इन्हें 2 समांतर रेखाओं के बीच में लिख दिया जाता है। किस प्रकार से हल करना है? मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करना है और अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करना है और बीच में लगाना है माइनस। ये 2 गुणा 2 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स के संगत सारणिक को हल करने का नियम होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? मुख्य विकर्ण के अवयव है 1 4 और अन्य विकर्ण के अवयव है 2 3। तो 1 गुणा 4 माइनस बीच में लगाया और 2 गुणा 3, तो यहां से हमें मिला 4, यहां से मिला 6। 4 में से 6 को घटाया तो हमें प्राप्त हुआ -2।
तो समझने की बात यह है कि मैट्रिक्स को जो हम ये लिख रहे हैं तो पढ़ेंगे कैसे? इसे कहेंगे ए का सारणिक या डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से परिभाषा से ही हमने स्पष्ट किया या स्पष्ट होता है कि सारणिक सदैव वर्ग मैट्रिक्स का होगा। तो मैंने यहां पर दूसरे नोट में लिख दिया है केवल वर्ग मैट्रिक्सों के सारणिक होते हैं। अब इसका मतलब 1 गुणा 1 क्रम का मैट्रिक्स सारणिक हो सकता है, 2 गुणा 2 क्रम का सारणिक होगा, या 3 गुणा 3 क्रम का सारणिक होगा, या 4 गुणा 4 क्रम का सारणिक होगा। अब इनको हम कैसे हल करते हैं, क्या जरूरत होती है इसकी और कैसे हल किया जाता है, इसको हम यहाँ क्रम वाइज लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम 1 गुणा 1 क्रम के वर्ग मैट्रिक्स के संगत सारणिक को बताएंगे कि उसका वास्तविक मान होता क्या है, या सारणिक और मापांक में अंतर क्या होता है। फिर 2 गुणा 2 क्रम के सारणी को कैसे खोला जाता है, यह तो मैं यहाँ स्पष्ट कर चुका हूं, लेकिन उस श्रृंखलाबद्ध करने के लिए उसको भी समझाऊंगा। उसके बाद 3 गुणा 3 क्रम का सारणी कैसे खोला जाता है, इसके बारे में विचार करेंगे। हमारे सिलेबस में 3 गुणा 3 क्रम का हाईएस्ट सारणिक है और राजस्थान बोर्ड में एक प्रश्न हमें सारणिक का मिलेगा और वो होगा 3 नंबर का। 100 नंबर वाले बच्चे के लिए हर नंबर इंपॉर्टेंट होता है और कुछ बच्चे जो प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं, पास तो उनको भी होना होता है, तो उनको भी मैट्रिक्स सारणिक को पढ़ना कंपलसरी होता है। या यूं कहें कि ज्ञान तो जिस श्रृंखला में भी लिया जाए उसमें लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब इनको कैसे प्रसार किया जाता है, क्या मीनिंग होता है, इस पर विचार कर रहे हैं। तो एक क्रम सारणिक समझे कि अगर मान लीजिए वर्ग मैट्रिक्स ए 1 गुणा 1 क्रम की है, सीधा सा तात्पर्य है कि इस मैट्रिक्स में एक ही अवयव है, तब इसके संगत सारणिक को कैसे लिखा जाएगा। सारणिक ए, तो एक अवयव को इस प्रकार से लिखने के बाद इसका मान क्या प्राप्त होता है, ए। तो कभी कभी बच्चा भ्रम में आ जाता है कि मापांक है या सारणिक है। अगर मापांक है तो मापांक तो सदैव धनात्मक संख्या को व्यक्त करता है, जबकि सारणिक सदैव धनात्मक संख्या को व्यक्त नहीं करता है। तो यहाँ पर नोट के तौर पर मैंने समझाने का प्रयास किया है कि मापांक और सारणिक में अंतर क्या है। मापांक तथा एक क्रम के सारणिक में अंतर। तो अगर मान लीजिए सारणिक -3, तो हम लिखेंगे उसे इस प्रकार से, उसका मान होगा संख्यात्मक मान -3, जबकि मापांक -3 अगर है तो उस मापांक -3 का मान होगा 3। तो सीधा सा स्पष्ट शब्दों में कहें कि अगर मापांक के बारे में पूछा गया है तो मापांक तो सदैव धनात्मक मान देगा, जबकि अगर सारणिक के बारे में पूछा गया है, एक क्रम की मैट्रिक्स के संगत सारणिक की बात हो रही है, तो जो भी संख्यात्मक मान होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस होगा। तो एक क्रम के सारणिक को हमने यहाँ समझने का प्रयास किया है। अब इसी प्रकार से द्वितीय क्रम के मैट्रिक्स के संगत सारणिक को कैसे व्यक्त करना है उस पर विचार करें।
द्वितीय कोटि की द्वितीय कोटि के मैट्रिक्स के संगत सारणी, जैसा मैंने परिभाषा में ही उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया है। माना वर्ग मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22 दो गुणा दो क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, जिसमें दो पंक्ति हैं, दो स्तंभ हैं। पहली पंक्ति के अवयव, दूसरी पंक्ति के अवयव, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। तो इसके संगत सारणी का मान कैसे निकालना है? तो इसके संगत सारणी रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो यहां पर मुख्य विकर्ण के अवयव A11, A22 को पहले गुणा करना है और अन्य विकर्ण के अवयवों को बाद में गुणा करना है और बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। तो A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12 या A12 माइनस A12 इंटू A21। तो यहां पर देखने में लग रहा है कि ये अलग अलग संख्या है, तो माइनस होने के उपरांत ये एकल संख्या प्राप्त होगी। एकल संख्या, तो इस वर्ग मैट्रिक्स के संगत एक अद्वितीय संख्यात्मक मान जो व्यक्त होगा वो द्वितीय क्रम की सारणिक का मान होगा। इसी प्रकार से हम तृतीय कोटि के मैट्रिक्स के संगत सारणिक को भी हल कर लेते हैं। तृतीय कोटि के मैट्रिक्स के संगत सारणी, माना वर्ग मैट्रिक्स A 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है। पहली पंक्ति के अवयव A11, A12, A13, दूसरी पंक्ति के अवयव A21, A22, A23, तीसरी पंक्ति के अवयव A31, A32, A33 हैं। तो इसके संगत सारणिक कैसे लिखा जाएगा? तो सारणिक A रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो इस ब्रैकेट को हटा करके हमने दो पैरेलल लाइनें खींच दी। उसके बाद तृतीय क्रम के मैट्रिक्स के संगत सारणिक को
कैसे खोला जाता है, उसके लिए हम यहाँ पर टोप नियम का उपयोग करते हैं कि जिस स्तंभ में अवयव होता है उसको निरस्त करने के पश्चात शेष बचे अवयवों से बनी सारणिक, जो कि उपसारणिक कहलाती है, उससे उसका गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना होता है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना होता है। पहला अवयव जैसे पॉजिटिव मानते हुए, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। तो ये प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार किया गया है। तो कैसे करना है, जैसे मैंने A11 के लिए खोलना चाहा तो इसका मतलब A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ को मैंने क्या कर दिया, निरस्त। तो अवयव बचे मेरे पास A22, A23, A32, A33। तो उसे इस अवयव के साथ द्वितीय क्रम की जो सारणिक है उसका मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होगा। फिर दूसरे अवयव को लेंगे। अगर यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन मैंने फिलहाल इसको धनात्मक मानते हुए यहां पर नेगेटिव लगाया, क्योंकि हम जब भी प्रसार करते हैं तो इस कोने से हम अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, जैसे प्लस माइनस प्लस। अगर प्रथम स्तंभ के अनुदेश अगर इसे खोलते तब भी यही देखते, प्लस माइनस प्लस। अगर मैं दूसरी पंक्ति के हिसाब से खोलता तो यहां से चलते माइनस प्लस माइनस। तो इसको याद रखने के लिए हम अलग से बताएं तो इस प्रकार से याद रखें, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। फिलहाल हम यहाँ पर किसी नियम को न लेकर के केवल इस युक्ति को काम में लेते हुए द्वितीय तृतीय क्रम सारणिक को प्रसार कर रहे हैं। तो जैसे मैंने प्रथम पंक्ति के हिसाब से प्रसार किया है तो A11 के लिए तो चलाई, तो पहला स्तंभ गया, पहली पंक्ति गई, तो ये अवयव शेष रहे। ऐसे ही दूसरे अवयव के लिए मैंने इसको नेगेटिव लिया और इसका निरस्त करने के पश्चात पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को निरस्त करने पर अवयव बचे A21, A23, A31, A33। इसी प्रकार से जब मैंने A13 के लिए खोला तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को निरस्त किया और अवयव बचे A21, A22, A31, A32। अब दूसरे क्रम के सारणिक को खोलना हमने इससे पहले बताया। तो अब मुख्य विकर्ण के अवयवों को पहले गुणा करना है और अन्य विकर्ण के अवयवों को बाद में गुणा करना है और बीच में क्या लगाना है, माइनस चिन्ह। इस प्रकार से हमें ये जो संख्या प्राप्त होंगी उससे एकल संख्या प्राप्त होगी और वो एकल संख्या इस वर्ग मैट्रिक्स के संगत सारणिक कहलाएगी। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे A11 द्वितीय क्रम के सारणिक को खोलना हमने पहले बताया था, उसी प्रकार से मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा किया, फिर अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करके माइनस चिन्ह का प्रयोग किया। ऐसे ही इनके लिए
मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा, फिर अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा। तो ये कुल मिलाकर एकल संख्या हमें प्राप्त होती है जिसे हम सारणिक कहते हैं। इसको संख्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करें। जो हमने तृतीय क्रम सारणिक को प्रसार करने का नियम बताया, उसे यहाँ उदाहरण नंबर 6 पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 6 है, जिसे मैं यहाँ हल करने का प्रयास कर रहा हूं। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदेश इसे खोला जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने प्रथम पंक्ति से हल करना बताया था, तो पहले हम प्रथम पंक्ति के अनुदेश खोल के इसे समझा रहे हैं, फिर प्रथम स्तंभ के अनुदेश खोलेंगे तो हम देखेंगे कि सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कैसे भी खोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ सारणिक ए दिया हुआ है 2 4 1 8 5 2 -1 3 7। तो मैंने इसे पहले प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने की कोशिश की है। तो प्रथम पंक्ति के अनुदेश मतलब प्रथम पंक्ति के अवयव है मेरे पास 2 4 1, इसके अकॉर्डिंग हम इसका प्रसार कर रहे हैं। तो सारणिक ए अब 2 के लिए मैंने यहाँ पर प्रसार करने का प्रयास किया। तो 2 पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति को और पहले स्तंभ को निरस्त किया। उसके उपरांत यहाँ पर मेरे पास अवयव बचे 5 2 3 7। अब दूसरा अवयव 4 है, लेकिन हम अल्टरनेट में क्या लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो प्लस माइनस प्लस, तो -4। तो यहां पर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को निरस्त किया, तो अवयव बचे 8 2 -1 7। पहली पंक्ति के तीसरे अवयव 1 को लेते हुए हमने जब इसका प्रसार किया, तो ये पहली पंक्ति निरस्त, तीसरा स्तंभ निरस्त, तो अवयव बचे 8 5 -1 3। तो यहाँ पर ये निरस्त करने के उपरांत यहाँ पर उपसारणिक हमें प्राप्त हुए। सारणिक को खोलना हमने आपको बताया ही है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें।
तो जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया 7 5 35 -6, ऐसे ही यहाँ 8 7 56 और -2 प्राप्त होता है, लेकिन बीच में माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ऐसे 8 या 24 और ये -5, लेकिन बीच में माइनस लगाना है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो ये हमें 35 - 6 29 प्राप्त हुआ, 56 + 2 58 प्राप्त हुआ, 24 + 5 29 प्राप्त हुआ। 29 का गुणा 2 से किया 58 और 58 × 4 232 और 29 × 1 29। तो हमने प्लस प्लस वालों को जोड़ लिया तो ये 87 - 232 तो -145। तो हमने देखा कि सारणी ए का जो मान है वो -145 प्राप्त होता है। अब हमने इसको प्रथम स्तंभ के अनुदेश प्रसार करने की कोशिश की। तो प्रथम स्तंभ के अनुदेश प्रसार करने पर हमने सारणी ए को जब खोला तो प्रथम स्तंभ के अवयव कौन से हैं? 2 8 -1। तो पहले मैंने 2 के लिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को निरस्त किया, अवयव प्राप्त किए 5 2 3 7। इसी प्रकार से अवयव 8 के लिए तो 8 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में मौजूद है, तो मैंने दूसरी पंक्ति को निरस्त किया और पहले स्तंभ को निरस्त किया। तो इसके उपरांत अवयव बचे 4 1 3 7। इसी प्रकार से जब मैंने अवयव 2 के लिए इसे प्रसार करना चाहा तो -1 के लिए प्रसार करना चाहा तो ये अवयव है तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में, तो पहले स्तंभ को और तीसरी पंक्ति को निरस्त किया और अवयव बचे 4 1 5 2। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पंक्ति जिस स्तंभ में अवयव होगा उसको निरस्त करने के उपरांत जो अवयव बचेंगे उनसे प्राप्त सारणिक जो होगा उसे हम उत्पारणिक कहेंगे और उत्पारणिक से हमें इसका क्या कर देना है गुणा। तो यहाँ पर यह प्रक्रिया इसी प्रकार से जैसे यहाँ प्रथम पंक्ति के हिसाब से खोली, यहाँ पर प्रथम स्तंभ के हिसाब से हमने खोल दिया। अब द्वितीय क्रम के सारणिक को हल करने के लिए विकर्ण के अवयवों का गुणा करेंगे और अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करेंगे और बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 तो 7 × 5 कितना हो गया 35 -6 -8 7 × 28 -3 -1 4 दूनी 8 8 -5। तो 35 में से 6 गए 29 29 × 2 58। ऐसे ही -8 तो ये 28 -3 से 25 25 × 8 200 -1 8 -5 से 3 तो 3 × 1 तो 3। तो माइनस माइनस वालों को जोड़ा तो -203। तो 58 को यहां से माइनस किया -145। तो हमने क्या देखा, प्रथम पंक्ति से खोले या प्रथम स्तंभ से प्रसार करें, सारणिक का मान हमें अद्वितीय ही प्राप्त होगा। प्रथम पंक्ति का अनुदेश प्रसार करने पर -145 प्राप्त हुआ, प्रथम स्तंभ के अनुदेश खोलने से हमें -145 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ के अकॉर्डिंग भी अगर इसे खोलता हूं तो -145 ही प्राप्त होगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि सारणिक को किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के अनुदेश क्या किया जा सकता है, प्रसार। तो प्रसार करने के लिए हम कोई सी भी पंक्ति का चुनाव कर सकते हैं, कोई से भी स्तंभ का चुनाव कर सकते हैं। हमें केवल ध्यान ये रखना है कि इस मुख्य विकर्ण के सबसे पहले अवयव से अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस, या इधर से चलें तो प्लस माइनस प्लस। अगर मान लीजिए मुझे दूसरी पंक्ति का अनुदेश प्रसार करना है तो यहाँ पर माइनस को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, माइनस प्लस माइनस। अगर मान लीजिए मुझे तीसरे स्तंभ के अनुदेश प्रसार करना है तो प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग हमें खोलना होगा। हमें ध्यान ये रखना है कि सारणिक में जिस पंक्ति
जिस स्तंभ में अधिकतम 0 विद्यमान होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें सारणिक को प्रसार करना चाहिए, जिससे हमारी गणना शीघ्र होती है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तृतीय क्रम सारणिक को समझाने के लिए हम एक युक्ति भी काम में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सारोच्छित्र विधि। उसके अकॉर्डिंग भी हम तृतीय क्रम सारणिक को खोल सकते हैं, लेकिन सारोच्छित्र विधि केवल तृतीय क्रम सारणिक के लिए ही उपयोगी है। तो कैसे हल करना है उसे भी यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं।